स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज आप सभी के लिए जो टॉपिक लेके आया हूं मैं वो है आपका राइज ऑफ न्यू स्टेट्स आफ्टर डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्या है आपका? ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। तो अभी तक मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 करवा चुका हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। हर क्वेश्चन में क्या है कि एक पूरा का पूरा टॉपिक सम्मिलित है। तो उस टॉपिक की बात करें तो हम उस टॉपिक का ही उसमें से जो पहला चैप्टर है हमारा, उस पहले चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन जो है वो तीसरे टॉपिक, ये समझ लीजिए कि वो तीसरा टॉपिक है। और उस टॉपिक को किस आंसर फॉर्मेट में जो डिज़ाइन करना है वो मैं डिज़ाइन कर चुका हूँ और ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये आपको अब चाहे तो ये PDF ही मिल सकता है आपको, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा? करना आपको ये पड़ेगा कि आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम इंस्टॉल करना पड़ेगा। टेलीग्राम इंस्टॉल जब करेंगे तो आप वहाँ पर मेरा रजिस्टर करने के बाद में वहाँ पर आप सर्च करेंगे फ्यूचर टू यू अकेडमी। ठीक है, अब फ्यूचर टू यू अकेडमी जब सर्च करेंगे वहाँ पर तो आपको सेम जो चैनल पे यहाँ पर फोटो लगी हुई है सेम फोटो वहाँ भी आपको मिलेगी और उस फोटो को आप उसमें ही जाकर उसको ज्वाइन करेंगे आप चैनल को, तो आपको वहाँ पर ये वाली जो PDFs हैं ये PDF आपको मिल जाएंगी। और दोस्तों आपका और क्या फ़ायदा होगा अगर आप उस चैनल को ज्वाइन करते हैं तो देखिए आपको रोज़ आपको एक तो हर चैप्टर की PDF मिल जाएगी वहाँ पर। ठीक है, हर चैप्टर की PDF मिलेगी आपको और प्लस आपको रोज़ द हिंदू न्यूज़पेपर मिलेगा। द हिंदू न्यूज़पेपर रोज़ मिलेगा आपको। और आपको एक और चीज़ मिलेगी, वो मिलेगी वोकैब। द हिंदू की जो वोकैब होती है रोज़ की, जो वर्ड्स आते हैं उसमें वो वर्ड्स भी आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये आपको मैंने बोला, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें दोस्तों। और ये है कि आपको ऐसे ही और भी वीडियो चाहिए हों तो आप इस पर सब्सक्राइब करने के बाद में आप बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन के बाद में आपको वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और देखिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, जो कि है राइज ऑफ न्यू स्टेट्स आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, तो इसमें क्या था? रेबल्स ग्रुप ऑफ द रीजनल स्टेट्स दैट एमर्ज्ड अगेंस्ट द मुगल वर द न्यू स्टेट्स। ठीक है, अब ये रेबल्स थे, ये क्या है कि ये आंदोलन मतलब कुछ ऐसे ही बात नहीं मानने वाले कुछ ऐसे रेबल्स ग्रुप थे जो रीजनल स्टेट्स के, जो कि मुगल के अगेंस्ट में आए और उन्होंने ही क्या किया कि नई स्टेट्स बनाई, जैसे कि मराठा स्टेट्स हो गए, सिख हो गए, जाट हो गए, रोहिल्लास हो गए। तो ये थे आपका ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मराठास की। If the two main theme of the 18th century were decline of Mughal power and the foundation of colonial rule, then the third of them was the rise and the fall of regional states, the most significant among them being the Marathas। देखिए अगर हम 18वीं सदी की सबसे बड़ी दो घटनाएं देखें तो एक तो ये है कि मुगलों का गिरना, मुगल एम्पायर का गिरना, डिक्लाइन होना, और दूसरा ये हो सकता है कि फाउंडेशन ऑफ कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल अंग्रेजों का जो रूल है वो बनना। ठीक है, और तीसरी थीम अगर हम देखें तो तीसरा जो घटना हो सकती है वो ये है कि राइज इन द फॉल ऑफ रीजनल स्टेट्स, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट देखें तो हम वो है मराठा की स्टेट। ठीक है, वन ऑल इंडिया एम्पायर डिक्लाइन, second only took its place and a third empire failed to became into being। पहला ये था कि सबसे पहली ये घटना ये थी कि भाई ऑल इंडिया, पूरे इंडिया में जो एम्पायर चल रहा था उसका डिक्लाइन होता है, दूसरा वाला अपनी जगह लेता है, तीसरा वाला अपना वर्चस्व बनाने में फेल हो जाता है। ठीक, मुगल डिक्लाइन स्पेंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंचुरी वाज ऑक्यूपाइड बाय स्वेइंग पॉलिटिकल फॉर्चून्स ऑफ द मराठास। ठीक है, मुगल डिक्लाइन हुआ फर्स्ट पार्ट में देखें तो अगर हम सेंचुरी में, तो ऑक्यूपाइड बाय द स्विंग पॉलिटिकल फॉर्चून्स ऑफ मराठा। इसी से क्या हुआ? पॉलिटिकल फॉर्चून्स आपको मराठास का निकल के आता है। देन बेसिक काउंटर्स ऑफ मराठा स्टेट सिस्टम डोमिनेटेड बाय पेशवास। ठीक है, अब मराठा स्टेट सिस्टम था वो पेशवास के द्वारा, चीफ उनमें के जो अगर हम चीफ देखें तो वो बालाजी विश्वनाथ थे। ही वॉज लॉयल ऑफिशियल ऑफ साहू शिवाजी ग्रैंडसन हु was head of Marathas after the release from the custody in 1707। अब बालाजी विश्वनाथ जो थे वो लॉयल ऑफिशियल थे किसके? साहू शिवाजी के, जो कि ग्रैंडसन थे। ठीक है, जो कि मराठास के जो हेड थे वो रिलीज किए गए थे कहाँ से? 1707 में मुगल्स ने उनको रिलीज किया था। देन उसके बाद अगर हम बात करें द power of office of Peshwa rapidly increased during the tenure till it became the foundation of authority of entire Maratha empire। देखिए
द पावर्स ऑफ ऑफिस ऑफ पेशवा, पेशवास की जो ऑफिस थी वो बहुत ही जल्दी बढ़ने लगी और उनका टेन्योर जो था वो भी ड्यूरिंग हिज टेन्योर, उनके टेन्योर के टाइम पर, किसके टेन्योर, शाहू शिवाजी के टाइम पर क्या होने लगा, उनका टेन्योर भी बढ़ने लग गया। इट बिकेम द फाउंटेन अथॉरिटी ऑफ एंटायर मराठा स्टेट, और वही क्या हुआ कि वो एक फाउंटेन अथॉरिटी बन गई पूरे मराठा स्टेट्स की। बालाजी राव हिमसेल्फ लेड मिलिट्री कैंपेन एंड एक्वायर्ड द प्रॉस्पेरस एरियाज ऑफ मालवा गुजरात अमंग अदर्स। अब बालाजी राव जो थे, बाजीराव जो थे वो खुद क्या कि कैंपेन, मिलिट्री कैंपेन किया करते थे, और जो बहुत ही समृद्ध क्षेत्र थे जैसे कि मालवा हो गया, गुजरात हो गया, इन पर जाकर के अटैक किया करते थे और इनको अपने कब्जे में लिया करते थे या फिर लूट खसोट करते थे। ठीक है। देन अनफॉर्चुनेटली अगर हम बात करें तो अनफॉर्चुनेटली ही गॉट एम्ब्रॉयल्ड इन अ कॉन्फ्लिक्ट विद अदर ग्रेट पावर्स इन द डेक्कन। फिर वो दूसरे ग्रेट पावर्स थे जैसे कि निज़ाम उल मुल्क, उनके साथ में डेक्कन में जाकर के वो लड़ाई में भिड़ गए। ठीक है। An alliance against the Mughal and the later the British would have benefited both, but they chose to go in alliance with the Mughal functions। ठीक है। एक अलायंस, एन अलायंस अगेंस्ट द मुगल, मुगल्स की अलायंस जो थी एंड लेटर ब्रिटिश, बाद में इन्होंने ब्रिटिश के साथ में भी अलायंस की, वुड हैव बेनिफिटेड बोथ बट दे चोज टू गो इन फॉर अलायंस विद इवन मुगल फंक्शंस अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है। बालाजी राव बेटर नोन एज नाना साहेब, बालाजी राव को बेटरली अगर हम बात करें तो उनको नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। 1740 से 1761 की उनकी बात है। देन मराठाज पावर अचीव्ड इट्स क्लाइमेक्स ड्यूरिंग हिज रूल। अब बालाजी राव जो हैं इनके टाइम पर मराठाज का जो ये जो इनका जो राज्य था ये बहुत ही बोलते हैं ना उच्च स्तर पर पहुंचा, बहुत ही ज़्यादा पीक पर पहुंचा इनके टाइम पर। ठीक। देन एक्सपेंशन वाज नाउ नो लॉन्गर लिमिटेड टू एरियाज ओवर विच द मुगल्स हैज़ एन अनसर्टेन होल्ड। अब ये एक्सपेंशन ऐसा था कि एक्सपेंशन वाज नाउ नो लॉन्गर लिमिटेड टू एरियाज ओवर विच द मुगल्स हैड अनसर्टेन होल्ड। अब ये ऐसी जगह पर था जहाँ पर मुगलों का अब कोई हाथ, मुगलों का कोई कब्जा नहीं रहा था, ऐसी जगह पर ये अपना एक्सपेंशन करते चले जा रहे थे। नो पार्ट ऑफ इंडिया वॉज स्पेयर्ड बाय द डिप्रेडेशन ऑफ द मराठास, मतलब इंडिया का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं था जहाँ पर इनके डिप्रेडेशन से कोई भी पार्ट बच गया हो। ठीक। द साउथ प्रूव्ड रिलेटिवली ईजियर टू सबड्यू, लेकिन साउथ जो था, साउथ इंडिया की बात करें तो वो बहुत ही आसानी से इनके कब्जे में वश में आ गया था। Hyderabad surrendered a large chunk of territory after defeat in 1760 and the Mysore and other states paid tribute। ठीक है। अब हैदराबाद क्या है कि बहुत ही बड़े टेरिटरी उनको, हैदराबाद के जब जीतने के बाद में क्या हुआ कि हैदराबाद तो इनको बहुत ही बड़े मात्रा में इनको टेरिटरी मिल गई और 1760 में, और मैसूर और अदर स्टेट जो कुछ थी वो उन्होंने इनको ट्रिब्यूट देना शुरू कर दिया। इन द ईस्ट repeated conquest of Bengal gained them Orissa in 1751। ईस्ट में अगर हम देखें तो बार बार जाकर के बंगाल पे इन्होंने हमला किया, तो वहाँ से भी इनको क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ पार्ट इनको कहाँ का, उड़ीसा का भी मिल गया 1751 में। इन सेंट्रल इंडिया, अगर सेंट्रल इंडिया में बात करें तो मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड विच हैड बीन कॉन्क्वायर्ड बाय बाजीराव वर बेटर इंटीग्रेटेड विद द रेस्ट ऑफ द मराठास एम्पायर। ठीक है। तो गुजरात, अगर हम सेंट्रल इंडिया में देखें तो गुजरात मिल गया, मालवा मिल गया, बुंदेलखंड मिल गया इनको, इनकी जो कि बाजीराव ने क्या होता, बाजीराव ने कन्क्वायर किया था। वर बेटर इंडिकेटेड, ये क्या है कि बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट करके उन्होंने रखा इसको मराठास एम्पायर में। देन उसके बाद अगर हम सिख्स की बात कर लेते हैं, सिख जो थे, देखिए सिख की अगर हम बात करें तो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्रोविंस ऑफ पंजाब हैड विटनेस्ड स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेटिक न्यू रिलीजन सिखिज्म एट द एंड ऑफ 15th सेंचुरी। देखिए अब इसको स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लेस कहा जाता है। देखिए स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड क्यों है, क्योंकि देखिए जो भी वेस्ट से जो भी आएगा तो सबसे पहले किस में एंटर करेगा, पंजाब में एंटर करेगा। पंजाब में लूट खसोट करता हुआ, तो ऐसा कभी भी देखना आप हिस्ट्री में देखेंगे कि जितनी बार भी कोई बाहर से आया सबसे पहले पंजाब पे ही अटैक हुआ है। तो पंजाब इतना खास प्रॉस्पेरस रह नहीं पाया, उसकी हमेशा जो उसकी पॉलिटिक्स है वो थोड़ी हिलती डुलती रही है। तो
that strategically located province of Punjab had witnessed the spread of democratic new religion Sikhism। इसी से क्या हुआ कि यहाँ पर एक नई डेमोक्रेटिक रिलीजन निकल के उभर के आती है जिसका नाम है सिखिज्म एट द एंड ऑफ 15वीं सदी की 15th सेंचुरी की एंड में। ठीक है, इट वॉज confined to the personal sphere for 2 centuries, but by the time of Guru Gobind Singh, his 10th Guru, political ambition and the militancy had transformed the adherents of faith into a well-knit community। ठीक है, ये क्या है कि मेनली अपने पर्सनल 2 सेंचुरी तक अपने खुद के पर्सनल स्फेयर्स में चलते रहे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जो कि 10वें गुरु थे, उनके टाइम पर ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी की पूरी कम्युनिटी एक बहुत ही अच्छे तरीके से बुन गई और अच्छे से ये एक पूरी कम्युनिटी बनती चली आई, बहुत अच्छे से ये काम हुआ। देन गुरु गोविंद सिंह की अगर बात करें तो इनकी कॉन्फ्लिक्ट हुई औरंगजेब से जब इनके औरंगजेब को जो कि बंदा बहादुर भी कहा जाता था उनसे हुई, तो औरंगजेब एंड रिबेलियन नोन एज ए बंदा बहादुर रिबेलियन अगेंस्ट औरंगजेब सक्सेसर। ठीक है, द मुगल रूथलेसली सप्रेस्ड द रिवॉल्ट एज ए पंजाब वॉज स्ट्रेटेजिकली क्रूशियल। ठीक है, मुगल्स ने क्या किया कि ये जो रिवॉल्ट हुआ था तो उसको बहुत ही आसानी से, और उनको करना भी था कि उनको ये जो रिवॉल्ट पंजाब से हो रहा था इसको बंद करना भी था, इसको ख़त्म करना भी था, तो उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि पंजाब जो था वो एक स्ट्रेटेजिकली क्रूशियल लोकेशन थी। The Sikh, unlike other rebels, were not willing to compromise with the Mughals। ठीक है, सिख जो थे वो unlike other rebels were not willing to compromise with, बाकी के जो रेबल्स थे वो सिख ऐसे थे कि बाकी के जो रेबल्स जो थे उनकी तरह वो सिख जो थे वो मुगल्स के सामने झुकना नहीं चाहते थे और वो झुके भी नहीं, कॉम्प्रोमाइज उन्होंने नहीं किया मुगलों से। देन दे रिफ्यूज टू हैव एनी लिंक विद द सेंटर, उन्होंने मना कर दिया कि हम सेंटर से कोई भी लिंक रखेंगे ही नहीं। इंसिस्टेड ऑन बीइंग फुल्ली इंडिपेंडेंट रूलर, और उन्होंने कहा कि हम फुल्ली इंडिपेंडेंट ही रहना चाहते हैं। देयर वर इंटरनल वीकनेसेस टू, कुछ इंटरनल वीकनेसेस भी थी। ठीक है, द पोजीशंस ऑफ लीडर्स ऑफ मूवमेंट्स द खत्रीज, कुछ लीडर्स के थे जैसे कि कुछ खत्रीज का डिक्लाइन एज अ ट्रेड एंड अर्बन सेंटर्स, इनके जो लीडर्स थे कुछ उनकी वजह से क्या खत्रीज मूवमेंट्स द खत्रीज डिक्लाइन एज अ ट्रेड एंड अर्बन सेंटर्स, ट्रेड और अर्बन सेंटर्स में डिक्लाइन होने लग गया। विदर्ड अंडर द कंबाइंड इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेजन, और इनसे क्या फॉरेन इन्वेजन जो बाहर से जो लुटेरे आ रहे थे उनके इम्पैक्ट में भी ये लोग आए, इन्वेजन ऑन एंड दी मराठास, और मराठास के इम्पैक्ट में भी आए। Then the movement had drawn in the lower caste with the prospects of upward mobility, but this invited the opposition of the upper castes and classes। ठीक है, ये मूवमेंट जो था वो क्या हुआ कि लोअर कास्ट में ये मूवमेंट शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ा तो फिर इसमें क्या हुआ कि जो इन्वाइटेड द अपोजिशन ऑफ द अपर कास्ट का जो अपोजिशन था उनको भी इसमें शामिल किया गया। फॉर अ क्वार्टर सेंचुरी आफ्टर द सेपरेशन ऑफ द बंदा बहादुर रिबेलियन इन द 1715 द सिख वर क्विसेंट। ठीक है, अब उन सेपरेशन हुआ फॉर द क्वार्टर सेंचुरी आफ्टर सेपरेशन ऑफ द बंदा बहादुर को सेपरेशन के बाद में क्या हुआ कि सिख जो क्विसेंट हुए, but adversity of the Mughal Empire proved to be a beneficial opportunity for the Sikh। ठीक है, अभी जो एडवर्सिटी हुई इससे मुगल एम्पायर के साथ में जो एडवर्सिटी थी वो क्या बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुई, किसके लिए? सिख के लिए। द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह अब्दाली एक्सपोज्ड नॉर्थ इंडिया। जब नादिर शाह और अब्दाली जब नॉर्थ इंडिया पर अटैक करने आए तो जब उन्होंने अटैक किया और बहुत ही लूट खसोट की, और इससे पता चला कि नॉर्थ इंडिया में जो सेंटर में जो बैठा हुआ है वो बहुत ही कमज़ोर हो चुका है, उनका इकोनॉमिक पावर्स इतनी अच्छी खास नहीं है, इकोनॉमिकली इतने अच्छे नहीं रहे हैं वो। तो इससे क्या हुआ कि उनकी मतलब बात खुल गई कि ये जो बात दबी हुई थी कि भाई बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं ये, तो ऐसी क्या रही वो उनकी बात खुल गई। ठीक है, तो कि भाई ये इतने ज़्यादा कुछ ताकतवर है नहीं, तो ऐसा कुछ ये पता लग गया था। टेक अवे वाज लूटेड बाय द सिख, और बाकी कुछ थे जो सिख के बारे लूट खसोट की गई। On the basis of this booty and taking advantage of the breakdown of imperial central of Punjab, the Sikh rapidly established a
सेंट्रल वंस अब्दाली एंड हिज फॉलोअर्स रिटर्न्ड होम। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, एडवांटेज लिया सिख ने और पंजाब को इम्पीरियल सेंट्रल के रूप में इस्टेब्लिश किया और अब्दाली के फॉलोअर्स के जाने के बाद देयर फॉलोड अ पीरियड व्हेन 12 मिसल्स ऑफ द कन्फेडरेशन कंस्टिट्यूटेड द प्रोविंस। ठीक है, ये क्या है कि मिसल्स, यहाँ पर देखिए एक शब्द आया हुआ है कि मिसल्स नाम की अगर हम बात कर लेते हैं तो मिसल्स क्या होते थे, मिसल्स कन्फेडरेसीज होती थी। पूरे पंजाब को 12 मिसल्स में डिवाइड किया हुआ था। 12 मिसल्स मतलब कि ऐसे बोलते हैं ना आज हम जिले वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसी तरीके से एक यूनिट थी मिसल्स, तो 12 मिसल्स में डिवाइड किया हुआ था। ठीक, recent scholars had debunked the view that the Sikh political system was theocratic and placed it alongside secular politics elsewhere in the country। ठीक है, अब कुछ स्कॉलर्स हैं जो कि बोलते हैं कि पंजाब की पॉलिटिकल सिस्टम की अगर हम बात करें वो क्या था कि वो एक सेक्युलर पॉलिटिकल सिस्टम था वहाँ पर देखा जाए तो। देन उसके बाद अगर हम बात करें पंजाब rise to the prominence had to wait till the end of the century for the रंजीत सिंह। अब रंजीत सिंह तक के लिए इनको रोकना पड़ा, वेट करना पड़ा। देखिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं हम जाट्स की। तो द जाट वर द एग्रीकल्चरिस्ट कास्ट अगेंस्ट द दिल्ली और आगरा बेल्ट। दिल्ली की और आगरा बेल्ट के बीच की ये जो दिल्ली और आगरा से लेके जो बेल्ट थी, इस बेल्ट में क्या थे कि एग्रीकल्चरिस्ट कास्ट रहती थी, मतलब किसानी क्षेत्र था, पूरा किसान लोग रहते थे। तो उन्हीं किसानों को ही उसमें ही इन्हीं को जाट्स कहा जाता था। तो दिल्ली और आगरा बेल्ट के बीच की बात है ये। तो इसमें क्या हुआ, लेटर हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी देयर रिवॉल्ट अगेंस्ट द मुगल डोमिनेशन शूक द स्टेबिलिटी ऑफ कोर एरिया ऑफ द मुगल एम्पायर। अब इन्होंने भी 17वीं सदी में क्या हुआ कि इन्होंने भी रिवॉल्ट किया मुगल्स के डोमिनेशन के लिए। तो इससे क्या हुआ कि मुगल का जो एम्पायर था वो कुछ इस तरीके से हिल गया, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से हिल गया। देन अब मुगल पावर डिक्लाइंड, जाट पावर्स डिक्रीव। मुगल पावर जो थी वो डिक्लाइन होने लग गई और जाट पावर जो थी वो बढ़ने लग गई। अब peasant revolt was transformed into the uprising that proved destructive of all other groups in the region including the Rajput जमींदार्स। अब पीजेंट रिवॉल्ट ट्रांसफॉर्म हो गया इस तरीके अपराइजिंग में, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव मोड में आ गया और वो अदर ग्रुप्स को भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होने लग गया उस चीज़ से, और उसमें राजपूत जमींदार्स भी शामिल थे। देखिए, देन उसके बाद अगर हम बात करें तो डिस्पाइट ओरिजिनेटिंग एज अ पीजेंट रिबेलियन द जाट स्टेट रिमेन्ड फ्यूडल। ठीक है, पीजेंट रिबेलियन होने के बावजूद भी जाट स्टेट जो थी वो फ्यूडल रही, विद जमींदार्स होल्डिंग बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द रेवेन्यू पावर्स। विद इसमें क्या हुआ कि जो जमींदार्स थे उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी मिलती थी, रेवेन्यू पावर्स भी मिलती थी। रेवेन्यू डिमांड अंडर द सूरजमल वर हायर देन अंडर द मुगल। देखिए, अब रेवेन्यू डिमांड जो थी, रेवेन्यू की जो डिमांड थी, सूरजमल एक राजा थे उन्हीं के, इसी ए जाट्स के, तो इसमें जो रेवेन्यू डिमांड थी वो मुगल्स के कंपैरिजन में भी उनकी जो रेवेन्यू डिमांड थी वो कुछ ज़्यादा थी। ठीक है, देन चूरामन अगर हम बात करें तो चूरामन और बदन सिंह की बात कर लेते हैं कि इन्होंने क्या करा, जाट स्टेट को इस्टेब्लिश किया भरतपुर के रीजन में अगर हम बात करें। बट इट वाज सूरजमल हु कंसोलिडेटेड जाट पावर्स ड्यूरिंग हिज रूल फ्रॉम 1756 टू 1763। लेकिन देखिए, चूरामन और बदन सिंह जो थे ये भरतपुर के जो राजस्थान का जो भरतपुर क्षेत्र है उस क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था कि उस क्षेत्र में इन्होंने अपना ये जो राज्य था वो स्टैब्लिश अच्छे तरीके से किया था। लेकिन अगर हम अच्छे तरीके से देखें तो सूरजमल जिन्होंने कि कंसोलिडेट बहुत अच्छे तरीके से जाट पावर्स को कंसोलिडेट किया किस बीच में, 1756 से लेकर 1763 के बीच में अगर हम देख लेते तो। अब एक्सपेंशन की एक बात कर लेते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ स्टेट्स ब्रॉट इट्स बाउंड्रीज टू गंगा इन द ईस्ट, द चंबल इन द साउथ, दिल्ली इन द नॉर्थ एंड आगरा इन द वेस्ट। ठीक है, अब इन एक्सपेंशन की अगर हम बात कर लेते हैं बाउंड्रीज की, तो ईस्ट में गंगा तक देखें। ठीक है, टू द गंगा इन द ईस्ट में गंगा तक, चंबल साउथ में चंबल तक, ठीक है, नॉर्थ में दिल्ली तक और वेस्ट में आगरा तक। ऐसे इन्होंने अपना एक्सपेंशन इस तरीके से किया हुआ था। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि इन एडिशन ही पोजेस्ड ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी स्पेशली इन द फील्ड ऑफ रेवेन्यू एंड द सिविल अफेयर्स। और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज़ में और रेवेन्यू और सिविल अफेयर्स में भी काफ़ी अच्छा पोजेस एडमिनिस्ट्रेटिव
फील्ड में बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया। However, his rule was short-lived in his death, and his death in 1763 also marked the demise of the Jat. लेकिन अब सूरजमल का क्या हुआ कि बहुत ही कम उन्होंने अपना रूल जो था चला पाया, क्योंकि उनकी जो 1763 में उनकी मृत्यु हो गई थी और इनकी मृत्यु के साथ ही जाट स्टेट जो था वो खत्म होता चला गया। फिर आता है रोहिलखंड की बात कर लेते हैं। रोहिलखंड में अगर हम बात करें तो द स्टेट्स ऑफ द रोहिलखंड एंड द किंगडम ऑफ द बंगास पठान, ठीक है। रोहिलखंड की जो स्टेट थी और जो बंगास पठान का जो किंगडम था वर फॉलोआउट ऑफ द अफगान्स माइग्रेशन फ्रॉम द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में जो अफगान का माइग्रेशन हुआ था उसकी वजह से ये सब हुआ था। लार्ज स्केल इमिग्रेशंस ऑफ अफगान्स इनटू इंडिया टुक प्लेस इन मिड 18th सेंचुरी बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिकल डिसरप्शंस इन द अफगानिस्तान, ठीक है। लार्ज स्केल इमिग्रेशन जो अफगान से हुआ था 18वीं सदी में, अगर हम प्लेस इन द मिड 18th सेंचुरी में अगर हम बात करें, वो इस वजह से पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल डिसरप्शन जो अफगानिस्तान में हुआ था उसकी वजह से ये इमिग्रेशन हुआ था। Ali Muhammad Khan took advantage of the collapse of authority in the North India following the Nadir Shah's invasion to set up a petty kingdom, Rohilkhand, ठीक है। अब अली मोहम्मद खान जो थे उन्होंने इसका बहुत ही इसका एडवांटेज लिया, जिससे कि जो नॉर्थ इंडिया में जो कोलैप्स हुआ था अथॉरिटी का, जो और क्योंकि नादिर शाह ने और नादिर शाह का जो इन्वेजन हुआ था उसकी वजह से, तो उन्होंने सोचा कि लाओ रोहिलखंड को इस्टेब्लिश किया जाए। दिस वाज द एरिया ऑफ हिमालयन फुटहिल्स। ये एरिया कहाँ का था? हिमालयन फुटहिल्स लोकेटेड बिटवीन द कुमाऊं इन द नॉर्थ एंड द गंगा इन द साउथ, ठीक है। कुमाऊं और गंगा के बीच का ये एरिया था, ये रोहिलखंड की बात करता है। देन रोहिलखंड की अगर हम बात करें, रोहिल्लाज एज द इनहेबिटेंट्स ऑफ रोहिलखंड वर नोन सफर्ड हैविली एट द हैंड्स ऑफ अदर पावर्स इन एरियाज द जाट्स। अब इनको ये जो एरिया था, ये रोहिल्लाज जो थे, ये मेनली अगर हम देखें तो बहुत बार परेशान किए गए हैं। किसके द्वारा? कभी जाट के द्वारा, तो कभी अवध रूलर के द्वारा, बाद में लेटर मराठास के द्वारा, और कभी फिर ब्रिटिश के द्वारा। मोहम्मद खान बंगाश एन अफगान हैड सेट अप एन इंडिपेंडेंट किंगडम टू द ईस्ट ऑफ दिल्ली इन द एरियाज अराउंड फर्रुखाबाद, ठीक है। मोहम्मद खान बंगाश जो था, उन्होंने अफगान, मिली ये कहाँ का था? ये अफगान का रहने वाला था, और इसने क्या किया था कि दिल्ली के ईस्ट में जाकर के इसने एक इंडिपेंडेंट किंगडम को स्टैब्लिश किया था, जो कि कहाँ पर है? फर्रुखाबाद में है। तो दोस्तों देखिए, आज का जो टॉपिक था हमारा वो यहाँ तक था, तो अब ये खत्म हो चुका है। आपको जैसा भी ये मुझे लगा हो, मुझे ज़रूर आगे बताएं। और आपका काम क्या है? आपका काम है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये क्या लिख रहा हूँ मैं, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा कि हमको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, और आपको बेल आइकन भी दबाना है। और आपको अगर ये PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर सेम चैनल को सर्च करना पड़ेगा, और वहाँ पर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करने के बाद में आपको वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। PDF के बाद में द हिंदू न्यूज़पेपर रोज़ मिलता है वहाँ पर, और द हिंदू न्यूज़पेपर के बाद में अगर हम बात कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे रोज़ के वोकैबुलरीज भी मिल जाती है। तो दोस्तों देखिए, ये सारी चीज़ें आपको अगर इसका आनंद उठाना है तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, यहाँ पर भी और टेलीग्राम पर भी। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।